नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः यूपी बोर्ड क्लास 10th रसायन विज्ञान अध्याय तृतीय धातु एवं अधातु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ मैं उपस्थित हूं। लेकिन आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके सामने पहला प्रश्न, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो सबसे पहले जानेंगे कि हम अयस्क होते क्या हैं। देखिए, जिन पदार्थों को, जिन धातुओं को या पदार्थों को हम खानों से या ज़मीन से खोद करके प्राप्त करते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है। और खनिजों का सांद्रण करते समय, निष्कर्षण करते समय जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अयस्क दो प्रकार के होते हैं, धात्विक अयस्क और अधात्विक अयस्क। धात्विक अयस्क का मतलब धातुओं के अयस्क, जैसे मैग्नीशियम का हो, तांबे का हो। और अधात्विक खनिज का मतलब हो गया यहाँ पे कोयला। जो अधातुओं के खनिज होते हैं उन्हें हम अधात्विक खनिज कहेंगे। तो बॉक्साइड जो है वो किसका अयस्क आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा बेरियम। तो जो आपका एल्युमिनियम होता है यह, इसका अयस्क जो होता है वो बॉक्साइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, सोशल साइंस में भी आ सकता है और साइंस का तो है ही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहेंगे? लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो सामान्यतः जो लोहा होता है, जब लोहा जल और वायु के संपर्क में आता है तो उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं, जिसके कारण लोहे का क्षरण होने लगता है, धातुओं का क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और जिसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसके ऊपर ग्रीसिंग करें, आयलिंग करें, मिश्र धातुएं बनाएं, या उसके ऊपर दूसरी धातुओं का हम परत चढ़ा दें। तो लोहे के ऊपर जब हम मिश्र धातु की परत या जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम गैल्वनीकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम गैल्वनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सोना, चांदी, जिंक और हीरा। तो यहाँ पर सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा है। या कार्बन का जो है वो अपर रूप है। इसका अपर रूप है कार्बन का। आपको ध्यान, अपर रूप का मतलब होता है तत्व जो होते हैं उनका दूसरे रूपों में पाया जाना। अगला प्रश्न है, पीतल क्या है? यहाँ पर पीतल बताना है क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि जो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल यहाँ पर एक मिश्र धातु है जिसमें आपका जो तांबा है वो 80%, ठीक है, और जो जिंक जो है 20% होता है। मतलब 80% तांबे, 80% तांबे और 20% जिंक के समांगी विलयन को हम पीतल कहेंगे। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और लोहा या आयरन। तो हेमेटाइट जो है वो आयरन का, यहाँ पर लोहे का आपका अयस्क है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो भी पीछे आपने पढ़ा था, बॉक्साइट। तो लोहे के अयस्क दो देख लीजिए और कौन कौन से होते हैं। जो आपका मैग्नेटाइट होता है यह भी एक लोहे का अयस्क होता है। सबसे अच्छा अयस्क होता है, उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता जो है लोहा प्राप्त होता है मैग्नेटाइट से। और इसमें जो लोहा होता है वो लगभग 70% लोहा पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो आपका है हेमेटाइट, हेमेटाइट जो होता है यह लाल कत्थई रंग का होता है और इसमें जो लोहांश है वो आपका 50 से 60% होता है। 50 से 60% जो है इसमें लोहांश होता है। और अगला है आपका लिमोनाइट। यह, इसे हम, ये पीला या भूरा लोहा होता है और इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 60% की होती है। और अगला है सीडेराइट, ये राख जैसे रंग का होता है। तो मैग्नेटाइट जो है इसमें थोड़ा चुंबक की मात्रा होती है, इसलिए मैग्नेट से मैग्नेटाइट बना है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट ये लोहे के दूसरे अन्य अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये सामने आपके धातुएं दी हुई हैं, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। इसमें से कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है? तो जो लिथियम होती है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम के अतिरिक्त आपको जो है सोडियम,
और पोटेशियम को भी जो है, सॉरी Mg मैग्नीशियम को भी जो है हम चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो पहला है लोहा जो कि धातु है, दूसरा तांबा ये भी आपका धातु है, और अगला है निकिल, और अगला है Sb एंटीमनी। तो यहाँ पर उपधातु आपको बताना है, तो जो आपकी Sb है यहाँ पर वो उपधातु हो जाएगी। बाकी ये तीनों जो हैं आपकी ये धातुएं हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आपको बताना है कौन सी धातु ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है गोल्ड या सोना, तीसरा जिंक, और चौथा पोटेशियम। तो प्रकृति में धातुएं दो रूपों में पाई जाती हैं, एक मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। जो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं वो आपकी हैं सोना और चांदी। तो जो धातुएं आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो सोना है वो आपका ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। अगर सोना ऑप्शन में नहीं होता, चांदी होता, तो आपका चांदी राइट हो जाता। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुलायम होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा गोल्ड, तीसरा जिंक, और चौथा मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये मुलायम धातु होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहती है? सामान्यतः अधातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वह एक द्रव अधातु है। एक द्रव अधातु का नाम बताएं तो ब्रोमीन आपका सही हो जाएगा। आयोडीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन ये भी अधातुएं हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ऑक्सीजन, क्लोरीन जो है आपकी, ये दोनों गैसें हैं, और ये ऑक्सीजन तत्व भी होता है बट ये गैसिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और आयोडीन आप समझ सकते हैं कि नमक में पाया जाने वाला एक तत्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन, केरोसिन का मतलब मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं? तो जो सोडियम होता है, सोडियम जैसे ही आपका वायु के संपर्क में आता है वो जलने लगता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? देखिए, लिथियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ये लवण हैं, लेकिन जो समुद्र में पाया जाने वाला लवण है वो आपका, या खाने वाला जो नमक है वो आपका NaCl होता है। इसको हम ये खाने वाला भी नमक हो जाएगा आपका, खाने वाला भी नमक यही है, इसको हम खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न आज के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारणतः द्रव रूप में पाई जाती है? ठीक है, सभी धातुएं जो होती है वो ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा एकमात्र ऐसी धातु है, मरकरी, जिसका प्रतीक आपका Hg होता है, ये पारा आपका एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको ये याद रखना है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु जो है वो है आपकी पारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब सीसा और टिन को हम मिलाते हैं, सीसा और टिन का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम सोल्डर कहते हैं। इसी को हम टाँका भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिनाबार किसका अयस्क है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा सल्फर और चौथा सिलिकॉन। जो सिनाबार है वो आपके पारे का आपका जो है अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? तो मैंने आपको बताया था जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो बिल्कुल जल से क्रिया नहीं करेंगी। जैसे आपका यहाँ पे चांदी, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चांदी और सोना जो है आपका, ये Au इसका प्रतीक होता है, चांदी का आपका होता है Ag। ये दोनों धातुएं जो हैं ये जल से क्रिया नहीं करती हैं। लोहा जल से क्रिया करके उसका संक्षारण होने लगता है, उसके ऊपर एक जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जंग जिसे कहते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर जब एल्युमिनियम जल से क्रिया करता है तो उसके ऊपर एक हल्के सफ़ेद रंग की परत बन जाती है। होती जंग वो भी है, लेकिन वहाँ पे वो संक्षारण का कार्य न करके बल्कि संरक्षण का कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे कई प्रश्नों को हम लोग, धातुओं के ऊपर जब हम क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं तो उसे हम क्रोमियम लेपन कहते हैं। और मिश्र धातुएं बनाना हम मिश्रात्वन कहते हैं, मतलब एलॉयडिंग, मिश्र धातुएं बनाना। ठीक, मिश्र धातुओं के निर्माण की क्रिया को हम
मिश्रत्वन कहते हैं, मिश्र धन तत्वन। और यसद लेपन, किसी भी धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की परत चढ़ाने की, जो एल्युमिनियम है उसके ऊपर उस एल्युमिनियम का ही कोई ऑक्साइड हो उसके ऊपर परत चढ़ाने की क्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। एल्युमिनियम जल से जब क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, इस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। जो संरक्षण किया, जो ऑक्साइड की परत जो होती है, ऑक्सीजन इसके ऊपर जो परत बन जाती है, ये एल्युमिनियम की सुरक्षा का कार्य करती है। यही कारण है जो कि बिजली के तार होते हैं, बिजली की जो लाइन्स होती हैं, उनको हम एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है, लोहे का नहीं। क्योंकि लोहे का अगर बनाया जाएगा संक्षारण हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएंगे। और एल्युमिनियम का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पानी के संपर्क में जब आते हैं तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो कि उसके संरक्षण का कार्य करती है, खराब जल्दी नहीं होते। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो जब धातुओं के उनके बढ़ते हुए सक्रियता श्रेणी के आधार पर रखा जाता है, बढ़ते हुए सक्रियता श्रेणी के आधार पर रखा जाता है, तो एक जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये भी काफ़ी, ये जो लॉन्ग आंसर में आता है आपका ज़्यादातर प्रश्न कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो उसका बाद में चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब धातुओं के उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम के आधार पर रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इस सक्रियता श्रेणी में आपको पोटेशियम जो होता है सबसे ऊपर मिलेगा। पोटेशियम धातु जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, इसीलिए सबसे सक्रिय धातु कौन हो जाएगी आपका? पोटेशियम। ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम जो होता है वो सबसे सक्रिय धातु है, क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर इसका स्थान होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, संक्षारण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में घटक होती है? संक्षारण मैंने बताया था, क्षरण होना, जंग लगना। तो सामान्यतः जब लोहा या धातु में वायु मतलब O2 और जलवाष्प मतलब H2O, जल और वायु के संपर्क में आती हैं तो उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, या सामान्यतः जंग लगना लगते हैं। और जंग रासायनिक रूप से फेरिक हाइड्रेटेड है। पहले अध्याय में इसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के द्वारा हो जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा है आपका यहाँ पर तांबा, कापर। तो यहाँ पर लोहा कह रहा है कि किसके लवण के विलयन को, किस धातु के लवण के विलयन को विस्थापित कर देगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा कि तांबे को जो है विस्थापित कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा हो जाएगा? तो तांबे का विस्थापन जो है आपका लोहे के द्वारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो याद करिए, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा तांबे को विस्थापित कर देगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। लेकिन अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके दोस्त भी, मित्र भी आपके इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर ज़रूर करें। और एक बार पुनः, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए 9621727242 पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।